स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। स्टेट बिहार में अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो उससे संबंधित राजनीतिक शास्त्र का 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आए हैं, सेट 1। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चंस। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 51 है। चलिए, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन है ये, और इसको ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको बता दूं, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा जो है बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत कुछ 1935 के आधार पर हमारे संविधान में बनाया गया है। संविधान 1935 के अधिनियम के मुख्य उपबंध थे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में स्वायत्त शासन, केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन, ये सारे कुछ थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। किस लिए माना जाता है? तो इसका सही होता है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए उसको गणराज्य माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत का राज्याध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष ढंग से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि मतलब 5 साल के लिए चुना जाता है, तो इसलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में मान्यता दी जाती है। चलिए, आप समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार स्टेट के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए आप जितना हो सके वीडियोज़ को बार बार देखिए और एक एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सटीक विश्लेषण के साथ समझा रहा हूँ क्वेश्चन। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जो नागरिकता है, तो अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए जन्म से यहाँ होना चाहिए। चलिए, उसके बाद अनुवांशिकता द्वारा भी ले सकते हैं आप, ठीक है, और उसके अलावा आप पंजीयन द्वारा भी ले सकते हैं, अनुरोध से नहीं। इसका मतलब है जन्म से नागरिकता, ये नागरिकता अधिनियम की धारा 3 के तहत, 1955 की धारा 3 के तहत आप ले सकते हैं। वंश क्रम या वंश परंपरा धारा 4 में लिखा गया है, विरासत के रजिस्ट्रेशन के द्वारा धारा 5 में लिखा गया है, और देशीयकरण से नागरिकता धारा 6 के तहत, और राज्य क्षेत्र के समावेशन से नागरिकता धारा 7 के साथ। अगर कोई क्षेत्र भारत में अगर मिलाया जाता है तब भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब जन्म से, अनुवांशिकी द्वारा और पंजीयन द्वारा। ठीक है, तो 3 द्वारा प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होता है? और इसका सही उत्तर है, देखिए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या मंत्री परिषद। तो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो है मंत्री परिषद के पास होती है। ऑप्शन नंबर 4 है सही ऑप्शन, मंत्री परिषद के पास। संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होता है। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद को भी त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद होता है जो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार का प्रधान होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है और इसका सही उत्तर है उत्तर ऑप्शन नंबर 3। राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 84B में यह लिखा गया है कि 30 वर्ष होना चाहिए। अनुच्छेद कितना? 84 का बी, अनुच्छेद आर्टिकल 84B में लिखा गया है कि 30 साल की आयु होनी चाहिए। एक साथ इसके साथ और कुछ बता दूं आपको, ताकि आपको अच्छा नॉलेज हो पाए, आप एग्जाम में अगर इससे संबंधित और क्वेश्चन आए तो आप अच्छा कर पाए। राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में भी 245 है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निश्चित किए गए हैं। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसके 1/3 मतलब 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे।
सटीक विश्लेषण के साथ आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छी तैयारी कर पाए एक ही वीडियो से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही उत्तर है वो है प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। चलिए इसके बारे में आपको बता दूं, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार जनहित याचिका की श्रेणी में प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय आता है अनुच्छेद 226 के तहत। न्यायाधीशों की 7 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका के मामले में उच्च न्यायालय में अपील कर सकता अथवा मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उन व्यक्तियों की शिकायतों को दूर कराने के लिए जो गरीबी, लाचारी या असमर्थता या सामाजिक एवं आर्थिक विपन्नता के कारण न्यायालय का द्वार नहीं खटखटा सकते। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बनाया है? तो इसका सही है आंसर निजता का अधिकार। भारत के संविधान में निजता का अधिकार का उल्लेख नहीं है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या के साथ अनुच्छेद 19 का पहले के घ में व्याख्यायित करता है, किंतु राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994 के बाद उच्चतम न्यायालय ने इसे स्पष्टतः एक मूल अधिकार मान लिया था। तो आपको इसका सही उत्तर क्या है? निजता का अधिकार जो है संविधान में नहीं है लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार यह संविधान मौलिक अधिकार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार होती है उसको संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जहां जरूरत होती है मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे समझ पाए। संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है 1 अक्टूबर 1926। 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग जिसे बाद में संघ लोक सेवा आयोग जिसे बाद में संघ लोक सेवा आयोग किया गया, 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही बता दूं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष 6 ईयर तक वो या फिर 65 साल की आयु तक करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी 1977 में? और इसका सही उत्तर है अशोक मेहता ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ समिति है जिसके बारे में आपको बता दूं ताकि आपको याद हो जाए। पहले तो अशोक मेहता ने पंचायती राज की समीक्षा के लिए जो समिति गठित की उसकी अध्यक्षता अशोक मेहता ने की थी। आपको फटाफट बता रहा हूं, बलवंत राय मेहता समिति 1957 है, अशोक मेहता समिति 1977 है जिसके बारे में अभी मैंने बताया, पीवी के राय समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, 64वां संविधान संशोधन 1989 और 73वां संविधान संशोधन 1993। ये सारी समितियां पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु की गई थी गठित। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसे संविधान या 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर है गरिमा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गरिमा। प्रश्न एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जिसे संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था? वो है गरिमा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसे संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? वह कौन सी ऐसी लक्षण है जो समान है? क्योंकि वे सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, यही लक्षण समान है। चलिए बढ़ते हैं आगे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत का जो संविधान सभा है उसे गठित करने का आधार क्या था? उसका आधार था किस प्लान के तहत? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत उसको गठित किया गया था। भारत की संविधान सभा को कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ,
पढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको, किसी में भारत का नागरिक नहीं है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, इस कंडीशन में, ठीक है, भारत का नागरिक वो नहीं रहेगा इस कंडीशन में कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, और इस कंडीशन में भारत का नागरिक बना रहेगा, विदेश में 5 साल से अधिक रहा हो, फिर भी वो भारत का नागरिक रहेगा, विदेशी न्यायालय से दंडित किया गया हो, इस स्थिति में वो भारत का नागरिक रहेगा। दूसरे देश में रोजगार कर रहा हो, इसके कारण ऐसा नहीं नागरिकता चली जाएगी। नागरिकता जाने का दूसरा कारण है भारत दोहरी नागरिकता के सेंस में कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर चुका हो तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। दोहरी नागरिकता प्रावधान भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को डैश अवधि के भीतर भरा जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में कार्यालय में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए, और इसका सही उत्तर है 6 मंथ, 6 महीने का उधर इसको भरा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है और इसका सही उत्तर है 14 दिन के अंदर में। 14 दिन के अंदर में अगर राज्यसभा से कोई जवाब नहीं आया तो लोकसभा में पारित धन विधेयक को एक विधेयक के रूप में पारित मान लिया जाता है, राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य सदन संपादन न कर सके, तो वो है 14 दिन। अगर 14 दिन में कोई धन विधेयक पर अगर राज्यसभा कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता है तो उसे पास मान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था, और इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, तो ऑब्वियसली राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है वो है मुख्यमंत्री। राज्यों में मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 153 के तहत यह बताया गया है संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है। कौन से पद की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है, तो उप प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था संविधान में वर्णित नहीं है। समय समय पर उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं लेकिन इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, तो उप प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है किस स्थिति में, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। चलिए बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है। कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं। कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। सफाई देखना है, कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध कराना, सड़कों तालाबों कुओं का अनुरक्षण करना, सारे काम है, लेकिन कॉलेजी शिक्षा प्राप्त कराना ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन खूब आएंगे एग्जाम में। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्न में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन आप समझ गए। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्न में से कितने संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है, और इसका सही उत्तर है, और पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसका सही उत्तर है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। चलिए बढ़ते हैं आगे। डाक मतदान को अन्यथा डैश कहा जाता है। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है, परोक्षी मतदान कहा जाता है। इनको परोक्षी मतदान, डाक मतदान को परोक्षी मतदान कहा जाता है। चलिए जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे। संविधान सभा के सदस्यों में डॉक्टर आजम शामिल थे, के मीन्स शामिल थे, अबुल कलाम आजाद शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 1946 में जोड़ा गया था। 1946 में 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 1946 में
तो ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको बता दूँ ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, एग्जाम में कभी पूछ देता है कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। 1976 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है संसद। जो शर्तें निर्धारित करता है कि भारत का नागरिक बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उसको निर्धारण संसद करती है। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें शामिल कौन कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? और इसका सही उत्तर है किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु संघीय संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है किसी गैर वित्तीय विधेयक पर। देखिए, वित्त विधेयक नहीं होगा, वो गैर वित्त विधेयक होगा, उसमें सभी दलों का संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। निर्धारित आयु वर्ग वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। चलिए इसका देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। दिवालिया है, या किसी अपराध या भ्रष्टाचार में दोष सिद्ध, या अनिवासी नागरिक, या मानसिक रूप से अस्वस्थ। तो अनिवासी नागरिक को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? किस व्यक्ति पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता या प्रावधान ही नहीं है? तो वो इसका सही उत्तर है उसके लिए राज्यपाल पे। सही उत्तर राज्यपाल। देखिए, राष्ट्रपति पे आप महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल पे महाभियोग लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके कारण ये है कि राज्यपाल जो है का निर्वाचन नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर सहित अधिपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो इसलिए वो राष्ट्रपति को अपना संबोधन करके त्यागपत्र दे सकता है सीधे। इसलिए राज्यपाल पे महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कोई चुनावी प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है, वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पे किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के अलावा निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है, भले ही कुछ मामलों में संविधान में कुछ भी कहा गया हो? देखिए, जम्मू कश्मीर के अलावा तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अलावा आप लिखें जो नहीं, क्योंकि देखिए धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग उन्हें मिला था, दर्जा मिला था, संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वो हटा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर तो इस मामले में अब आएगा नहीं कि हटा दिया है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को इससे अलग करते हैं हम क्वेश्चन में। जम्मू कश्मीर के अलावा, तो अलावा में जो राज्य है हम उसको देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त किया गया है। तो वो है नागालैंड। नागालैंड ऐसा राज्य है, पहले जम्मू कश्मीर भी था, जम्मू कश्मीर अब हटा दिया गया है 370। नागालैंड वो राज्य है जिसे विशेष संरक्षण प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है? इसके लिए सही उत्तर है 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी? पहली बार कब संशोधित? 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना का संशोधन हुआ था। देखिए, संविधान संशोधन में प्रस्तावना का संशोधन पहली बार 42वें संशोधन द्वारा हुआ था प्रस्तावना का। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं।
सरकार की स्थिरता में डैश आश्वस्त होती है। तो राष्ट्रपति शासन आश्वस्त होती है। सरकार की स्थिरता में राष्ट्रपति शासन आश्वस्त, क्योंकि राष्ट्रपति नियत अवधि तक पद धारण करता है। वह पद में बने रहने के लिए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, इसलिए सरकार के अस्थायित्व मिलता है। सभी कार्यपालिका शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में अर्थात राष्ट्रपति में निहित होती है। युद्ध या आपात या अन्य किसी राष्ट्रीय संकट के समय वह त्वरित निर्णय ले सकता है। उसे मंत्रिमंडल की सहमति प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव थे। सर बी.एन. राव जो थे भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, बी.एन. राव। नेक्स्ट, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को लिया गया था या अंगीकार किया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत लिए गए थे, आयरलैंड से। आपको ये याद रखना पड़ेगा, हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, दोहरी नागरिकता निम्न से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो है निम्न से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता, तो यह संघीय सरकार की विशेषता है, दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की। चलिए बढ़ते हैं आगे। संसद की नियुक्त समिति अस्थायी समितियों में से किस में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किस में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो है आकलन समिति में राज्यसभा के कोई सांसद नहीं होते हैं, सारे लोकसभा के होते हैं, आकलन समिति में। चलिए, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? वो कौन सा ऐसा गैर संसदीय सदस्य है जिसे संसद में संबोधित करने का अधिकार है? वो है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो है उसे संसद में गैर संसद सदस्य होने पर भी संबोधन का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 92 की तरफ। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन सा प्राधिकृत है? तो इसके लिए है राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे में न्यायाधीश को ट्रांसफर के लिए राष्ट्रपति के पास अधिकार है। चलिए, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कि विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है किसी राज्य के राज्यपाल को। विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भंग करने की, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर इसका तीसरा नंबर सही ऑप्शन। भंग करने का अधिकार है उन्हें, सत्रावसान करने का अधिकार है, विधानसभा बुलाने का अधिकार है, लेकिन स्थगित करने का अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? और सही उत्तर है इसका उन राज्यों की विधान परिषदें जिसमें वे हैं। जो विधान परिषद है जिन राज्यों में भारत में विधान परिषद है, उन संस्थाएं को निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद हैं। देखते हैं आज का 95 नंबर क्वेश्चन। चलिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो इसके समय सीमा यही है। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज प्रणाली भारत के राज्य राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी, तो सही उत्तर है राजस्थान। आपको बता दूं, पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, तो इसलिए राजस्थान इसमें अव्वल था, राजस्थान के नागौर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 73वां संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। भारतीय संविधान के
निम्नोक्त भागों में से किसमें एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में, जो नीचे भाग दिए गए, किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में ऐसा वर्णन किया गया है कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को अलग अलग पृथक तरीके से बताया गया उसमें, राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांतों में। देखते हैं आज का 99वां क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर थे, जीवी मालवंकर। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मालवंकर। और देखते हैं आज का 100वां क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें ही पता चलते रहे कि आप अपनी तैयारी में कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितने कॉन्शियस अपनी तैयारी के लिए कितना, चूँकि अभी एग्जाम चल रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का उत्तर, इसमें ऑप्शन है, मैं एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? राजनीतिक जो शक्ति का स्रोत, आप बेहतर जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, और आप क्वेश्चन समझ गए हैं कि भारत में जो राजनीतिक शक्ति है, जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, वो कहाँ से है? क्या संविधान से है? क्या संसद से है? संसद और राज्य विधान से, या फिर हम लोग अर्थात जनता से है? तो आपको इसमें सही उत्तर चुनना है कि कौन सा है। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत संविधान, संसद और राज्य विधानसभा या जनता, आपको इसमें सही उत्तर बताना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है स्टेट बिहार एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए, शुभकामना है हमारी। तो हमने 50 क्वेश्चन का ये सीरीज लिया राजनीति शास्त्र का। इसी तरह हम आगे भी आपके लिए स्टेट से संबंधित वीडियोज़ लाते रहेंगे। जो हमारे नए वीडियोज़ है, आने वाले वीडियोज़, उसमें हम कोशिश करेंगे आपको कि 150 क्वेश्चन का कंप्लीट, जो पूरा एग्ज़ाम का जो आपको क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, पूरा 150 क्वेश्चन, हम 150 क्वेश्चन लेकर के आए एक ही वीडियो में, ताकि आप अच्छे से पूरा सेट बना पाए, कंप्लीट एग्ज़ाम दे पाए हमारे साथ। राजनीति शास्त्र के इस 50 क्वेश्चन में बस इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के वीडियो से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप एग्जाम द्वारा सर्च करके यूट्यूब पे सीधे हमारे चैनल पे आ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल के अदर वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के अदर वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को आप देखिए, वीडियो अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, घंटी को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।